हम जानते हैं कि वेलोसिटी हमारे पास दो तरह की होती है। एक तो वो यूनिफॉर्म हो सकती है या फिर वो नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी तो हम कहेंगे कि वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। या फिर हम उसका ग्राफ बनाए तो हमारे पास उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का क्या मतलब होता है कि हर एक सेकंड के अंदर जितना डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है उससे अगले सेकंड के अंदर उतना ही डिस्प्लेसमेंट चेंज हो तो उसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो तो ऐसा नहीं होता। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर डिस्प्लेसमेंट के अंदर इक्वल चेंज नहीं आता। अगर हम उसका ग्राफ ड्रा करें तो हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, यानी उसकी स्पीड कम या ज़्यादा होती रहेगी। स्पीड या वेलोसिटी को दोनों को मैं एक जैसा कह सकता हूँ अगर मैं बात कर रहा हूँ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के अंदर। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि हो सकता है कि अगर एक सेकंड में उसने अपनी स्पीड को ज़्यादा रखा है तो उससे अगले एक सेकंड में उसे कम रख ले। यानी अगर एक सेकंड में वो 1 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो अगले एक सेकंड में वो 2 मीटर डिस्टेंस कवर करे, तो अपनी स्पीड को वो बढ़ा रहा है, यानी उसकी स्पीड चेंज हो रही है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो उसका ग्राफ इस तरह से बनेगा या फिर उसका ग्राफ हम इस तरह से ड्रा करते हैं, यानी एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं बनेगा, एक कर्व बनेगी। और यहीं से जनरेट होता है एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट। और एक्सेलरेशन को अभी हम बड़ी डिटेल के साथ समझेंगे। तो हमने जाना कि एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, कि एक बॉडी के अंदर जो टाइम के साथ चेंज आता है वेलोसिटी में उसको हम एक्सेलरेशन बोलेंगे। यानी जहाँ कहीं भी हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे दैट्स मीन कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की एक जैसी नहीं है। अब वो वेलोसिटी चेंज इंक्रीजिंग भी हो सकती है और डिक्रीजिंग भी हो सकती है। तो किसी भी लिहाज से टाइम के लिहाज से जो वेलोसिटी में चेंज आता है तो किसी भी लिहाज से मुराद के उसके वेलोसिटी इंक्रीज भी हो सकती है और इसकी वेलोसिटी डिक्रीज भी हो सकती है। तो अगर उसका हम फार्मूला देखें तो उसका फार्मूला कुछ इस तरह से बनता है कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी में हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वी एफ माइनस वी आई, वी एफ माइनस वी आई यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो भी हमारे पास ये चेंज इन वेलोसिटी को शो करता है। तो अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है, क्योंकि ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड और नीचे टाइम है तो टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो इस तरह से हमारे पास इसका जो यूनिट बनता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो अगर हम एक्सेलरेशन की सिर्फ डेफिनेशन तक की बात करें तो यहाँ पर बात खत्म हो जाती है कि वेलोसिटी में टाइम के लिहाज से जो चेंज होता है वो एक्सेलरेशन है। इसको अभी हम बड़ी डिटेल के साथ समझते हैं। हम इसके लिए कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद इसके ग्राफ की तरफ भी जाएंगे। अगर इसके मैग्नीट्यूड के लिहाज से इसको समझना हो तो बहुत ज़्यादा ईजी होता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का हमेशा से ये एक प्रॉब्लम रहा है कि एक्सेलरेशन को वो अच्छे से समझ नहीं सकते। ख़ास तौर पे जो इसमें मुश्किल पैदा करती है वो है इसकी डायरेक्शन। तो बाद में चल के हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इससे पहले हम देख लेते हैं, उसको एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। एग्जांपल हमने कुछ इस तरह से कंसीडर किया कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो किसी स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहा है और उसके ज़ीरो टाइम के अंदर वेलोसिटी ज़ीरो है। क्या मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो उसके पास एक्सेलरेशन नहीं होगा। एक्सेलरेशन के बारे में आपको बताता चलूं कि ये दो सूरतों में ज़ीरो होता है। एक वो जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, यानी जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, तो उस वक्त वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की चेंज नहीं हो रही होती। तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही दैट्स मीन्स उसके अंदर एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा कि एक्सेलरेशन किसी बॉडी में उस वक्त होता है जब उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। तो जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन नहीं होगा उसके अंदर। दूसरी कंडीशन ये होती है कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो दैट मीन्स उसके अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। एक सेकंड गुजरने के बाद उसने अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज कर दिया और वो 2 मीटर पर सेकंड है। यहाँ पर टाइम सेकंड के अंदर है और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड के अंदर है। फिर जब उससे अगला एक सेकंड गुजरा यानी 1 से 2 तक पहुंचा तो टाइम चेंज हुआ तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी, 2 मीटर से 4 मीटर पर सेकंड हो गई। और जब नेक्स्ट एक सेकंड के अंदर 3 में वो 6 मीटर पर सेकंड में पहुंचा और जब 4 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड होगी।
अब हमें ये तो पता चला कि थ्रू आउट द जर्नी इसकी वेलोसिटी सेम नहीं रही बल्कि चेंज होती रही है। 0 से 8 तक पहुंची है, 0 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड पहुंची है, जबकि जब टाइम को हमने देखा तो वो सिर्फ 4 सेकंड गुजरे हैं। इन 4 सेकंड के अंदर कितने ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। अब ये तो कन्फर्म है कि एक्सेलरेशन इसके अंदर प्रोड्यूस हुआ है। कैसे हमें पता चला एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है? क्योंकि इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, हर सेकंड इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो अगर एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें पता है कि किसके इक्वल होता है, चेंज इन वेलोसिटी इनटू चेंज इन टाइम। तो अगर फर्स्ट में देखें यहाँ पर, अगर फर्स्ट में यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी जो कि 2 मीटर पर सेकंड है, तो ये है 2, और टाइम को देखें तो ये है 1। तो हमारे पास क्या बना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका एक्सेलरेशन बना। अगर हम सेकंड में देखें उससे अगले एक सेकंड के अंदर, तो इसकी वेलोसिटी होगी 4, जबकि टाइम कितना गुजरा, 2। तो दोबारा से हम इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर इसे नेक्स्ट देखें तो ये बनेगा 6/3 यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ऐसे ही अगर हम यहाँ पर देखें, एक्सेलरेशन को मैं वैल्यूज़ बता देता हूँ, या इसको मैं अगर कहूँ 1, इसको कह दूँ 2, 3 और 4, जो एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है इसके अंदर, हम उसकी बात करें तो यहाँ पर है 8 डिवाइडेड बाय 4, दैट्स मीन्स कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन पूरे हर दफ़ा जो एक्सेलरेशन इसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हर सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। क्योंकि देखें यहाँ 0 से 8 तक पहुँचे तो ज़ाहिर सी बात है इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन हर सेकंड में कितनी इंक्रीज़ हो रही है, 2 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। और यही होता है हमारे पास एक्सेलरेशन। अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, एक कर्व बनती है। अब कर्व से हमें यह पता चला कि इसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, और इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनता बल्कि एक कर्व बनता है, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की हम बात करें। तो यानी जब भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, यानी वेलोसिटी के अंदर चेंज होगा, तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, जो कि हमें इस एग्जाम्पल से कुछ समझ आया। अब एक्सेलरेशन हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर इसी वजह से होती है कि ये वेलोसिटी के अंदर चेंज होता है टाइम के लिहाज से। अब वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि टाइम देखें तो स्केलर क्वांटिटी है। तो हम क्या करते हैं कि वेक्टर को स्केलर के साथ जब हम डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारे पास फिर से एक वेक्टर आता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें दोनों चीज़ों को बड़ी डिटेल के साथ समझना पड़ेगा, एक इसकी मैग्नीट्यूड और दूसरी इसकी डायरेक्शन। यहाँ इस वक्त जो एग्जाम्पल लिखी हुई है, इस एग्जाम्पल के अंदर मैंने एक्सेलरेशन की सिर्फ मैग्नीट्यूड को समझाने की कोशिश की है। तो इसकी डायरेक्शन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमने कहा कि ये वेक्टर है तो हमें दोनों चीज़ें बताना पड़ेगी। और यही वजह होती है कि हमारे पास स्केलर और वेक्टर के अंदर जो मेन डिफरेंस होता है वो इसकी डायरेक्शन का भी होता है। कुछ सिचुएशन में ऐसा होता है कि बॉडी की जो वेलोसिटी होती है वो यूनिफॉर्म रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होता है, और वहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रही होती है वो यही डायरेक्शन की होती है। अब कौन से ऐसे केसेस होते हैं जिनके अंदर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है और फिर भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है? उनमें से एक ये भी है जब ऑब्जेक्ट किसी सर्कल के अंदर मूव कर रहा होता है, तो उस वक्त भी उसके पास एक्सेलरेशन होता है। तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने इसकी डायरेक्शन को समझ लेते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगी? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होगी जिस डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। अगर यहाँ पर हम इस एग्जाम्पल की बात करें, जो आपको एक कार दिखाई दे रही है, यहाँ से ये मूव करती है, इसकी वेलोसिटी पहले कम है और फिर ये अपनी वेलोसिटी को बढ़ा देती है, उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। रुकने वाले केस तक ना समझिएगा, इसको यहाँ तक कंसीडर करें जहाँ तक उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है। मैं दोबारा से इसको प्ले कर देता हूँ, यानी यहाँ तक उसकी वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा थी। तो अगर उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी ना, उसकी मान लें कि ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। मैं यहाँ पर वैल्यूज़ नहीं लिखने लगा, मैं इन जनरल लिखूंगा। इसकी वेलोसिटी हमारे पास v1 है, और कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ कर गई। वेलोसिटी इंक्रीज़ कर गई, ज़ाहिर सी बात है उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज़ कर गई। तो इस वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मैंने ग्रेटर ड्रा किया इस तरह से। अब एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से हमें पता है कि एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, v2 माइनस vi,
या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v2 प्लस n2 माइनस v1। तो ये भी हमारे पास एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड को लिखने का एक तरीकाकार होता है। तो अगर इन वेक्टर को मैं जो यहाँ पर ड्रा किया हुआ है, इसमें मैंने कहा है कि माइनस v1, यानी माइनस v1 होने का मतलब यह है कि इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो इसकी मैं ऑपोजिट डायरेक्शन बना लेता हूँ v1 की, तो v1 की ऑपोजिट डायरेक्शन कुछ इस तरह से बनेगी। अब इन दोनों वेक्टर्स को मैं हेड टू टेल रूल के हिसाब से जोड़ूंगा। हेड टू टेल रूल के हिसाब से अगर मैं इस वेक्टर को v2 को मैं जोड़ूंगा तो ये इस तरह से बनता है v2 और सेकंड वेक्टर को हम इस तरह से जोड़ते हैं कि वो उसके जो टेल होती है वो फर्स्ट वेक्टर के हेड से जाकर मिले। तो ये हमारे पास सेकंड वेक्टर है और इसकी डायरेक्शन क्योंकि इसके बिल्कुल ऑपोजिट है तो वो कुछ इस तरह से बनेगा हमारे पास, ये है v2। तो अब हम क्या ड्रॉ करेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर इसका क्या बनेगा। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है कि फर्स्ट वेक्टर के टेल और सेकंड वेक्टर के हेड के साथ मिलाएंगे। ये है फर्स्ट वेक्टर की टेल और ये है सेकंड वेक्टर के हेड, इसको हम इसके साथ मिला देंगे। इसके साथ जब हम मिलाएंगे इस तरह से तो ये डायरेक्शन बनती है चेंज इन वेलोसिटी की, और चेंज इन वेलोसिटी हम जानते हैं किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। दैट्स मीन्स कि ये डायरेक्शन है एक्सेलरेशन की। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही थी, यानी वेलोसिटी के अंदर जो चेंज हो रहा है, देखिए ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आया है उसकी डायरेक्शन भी यही है। तो इससे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन भी यही होगी। तो जैसे मैंने बोला कि चेंज इन वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में होती है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होता है। एक और बात याद रखिएगा कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होती है, यानी चेंज इन वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होती है, उस वक्त एक्सेलरेशन की वैल्यू को हम पॉजिटिव लेते हैं, उस एक्सेलरेशन उसका पॉजिटिव होता है। इस केस में भी ऐसे ही है कि इसमें एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है क्योंकि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रही है, पहले से ज़्यादा हो रही है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पहले ज़्यादा हो और बाद में कम होने लगे, यानी जिस तरह से गाड़ी चलती चलती रुक गई है, इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, तो वेलोसिटी कम हो रही है कि मान लें कि उसकी जो पहली वेलोसिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी और बाद में उसकी वेलोसिटी कम हो गई है। तो अगर पहली वेलोसिटी को मैं कहूँ v1 और बाद वाली वेलोसिटी को कहूँ v2 और इन दोनों को अगर मैं जोड़ूँ हेड टू टेल रूल के हिसाब से, और अगर यहाँ उससे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ इसका कि v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t। तो इस तरह से इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है v2 प्लस माइनस v1। अब v1 की डायरेक्शन को मैं चेंज करूँगा तो v1 की डायरेक्शन कुछ इस तरह से बन जाएगी। तो इनको अगर हम दोबारा हेड टू टेल रूल के हिसाब से जोड़ें तो ये हमारे पास रहा फर्स्ट वेक्टर v2। तो सेकंड वेक्टर को इस तरह से जोड़ेंगे कि उसकी जो टेल है फर्स्ट वेक्टर के हेड से जाकर मिले, यानी कि यहाँ से फर्स्ट वेक्टर के हेड सेकंड वेक्टर की टेल के साथ मिले और वो कुछ इस तरह से बनेगा हमारे पास इस डायरेक्शन में ऐसे। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, इसका रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा करेंगे। अब रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है कि फर्स्ट वेक्टर की टेल को हम सेकंड वेक्टर के हेड के साथ मिलाते हैं। तो फर्स्ट वेक्टर की टेल ये है और सेकंड का हेड ये, तो ये इस डायरेक्शन में जाकर इसको साथ हम इसको मिला देंगे ये, तो ये डायरेक्शन बनेगी। तो मतलब क्या हुआ कि इस वक्त जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो ये है। कब ये वाली डायरेक्शन है, जब ये अपनी स्पीड को कम कर रहा है। अब यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी इसकी ये है कि वो अपनी स्पीड को कम कर रहा है, अब डिक्रीज कर रहा है स्पीड को ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इस वजह से जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बनेगी वो भी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन बनेगी। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी ये डिक्रीज हो रही हो, उस वक्त एक्सेलरेशन की वैल्यू को हम नेगेटिव लेते हैं। तो इसको हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं और डीएक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ से आपने याद रख लेना हमेशा के लिए कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होगी जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, और अगर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी तो एक्सेलरेशन को हम पॉजिटिव लेंगे। दूसरी तरफ अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो, कम हो रही हो, तो उस वक्त एक्सेलरेशन की वैल्यू को हम नेगेटिव लेते हैं। अब हम बात करेंगे टू डायमेंशन की। अब टू डायमेंशन में ये होता है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो इस एक उसकी जो डायरेक्शन है वो ये है और कुछ ही टाइम के बाद उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया और उसने अपनी डायरेक्शन को ये डायरेक्शन दे दी। अब दोनों जो है ये v1 है और v2 ये हमारे पास उसकी वेलोसिटीज़ हैं। तो हम इसको हेड टू टेल रूल के हिसाब से जोड़ेंगे, लेकिन इससे पहले अगर हम इसका फार्मूला बनाएं तो ये बनता है v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t। और इसको हम अगर लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं v2 प्लस माइनस v1। तो माइनस v1 का मतलब है कि v1 की डायरेक्शन को हम करेंगे चेंज,
और अब इन दोनों को यानी -v1 और v2 को ऐड करेंगे। v2 की डायरेक्शन हमारे पास ये है और -v1 की डायरेक्शन ये। अब इस डायरेक्शन को हम जोड़ेंगे किस तरह से, हेड टू टेल रूल के हिसाब से जोड़ेंगे। अब ये है अगर हमारे पास फर्स्ट वेक्टर तो सेकंड वेक्टर को इस तरह से जोड़ेंगे कि उसकी टेल फर्स्ट के हेड से मिलेगी, वो इस तरह से मिलेगी। तो ये जोड़ गया हेड टू टेल रूल के हिसाब से। अब हम ड्रा करेंगे इसका रिजल्टेंट वेक्टर जो कि इस डायरेक्शन में बनेगा। अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में है ये बेसिकली क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, ये है ना v1, तो ये है चेंज इन वेलोसिटी, मतलब कि ये है एक्सेलरेशन। तो ऐसे केस में जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो ये होगी। तो इस तरह से हम एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आसानी से फाइंड कर सकते हैं बाय हेड टू टेल रूल, और इसी फॉर्मूले को यूज करके एक वेक्टर की जो डायरेक्शन है उसको चेंज करके हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। अभी तक हमने जिस एक्सेलरेशन की बात की है वो एवरेज एक्सेलरेशन थी। एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि जो टाइम इंटरवल जिसके अंदर वेलोसिटी चेंज हो रही है उसके अंदर एक्सेलरेशन की हम बात करते हैं। तो यानी जिस तरह से हमने इसका ग्राफ बनाया, अगर हम खैर ग्राफ को हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के टॉपिक में बड़ी डिटेल के साथ इसको समझेंगे, लेकिन अभी की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये समझ लें कि मान लेगा हमारे पास जो वेलोसिटी है वो कुछ इस तरह से है, तो उसका एक टाइम ये है और दूसरा टाइम ये है, ठीक है ना। तो इस टाइम के अंदर उसकी वेलोसिटी ये है, इस टाइम के अंदर इसकी वेलोसिटी ये है, और जबकि टाइम ये इस तरह से हमारे पास है। तो यहाँ से इस पॉइंट्स और इस पॉइंट के दरमियान में जितनी ज़्यादा वेलोसिटी चेंज हुई है ना, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, इसकी एवरेज एक्सेलरेशन कहलाएगी। तो एवरेज वेलोसिटी के अंदर ये होता है कि अगर किसी एक लम्हे के अंदर उसकी वेलोसिटी कम चेंज हो रही है तो उससे अगले सेकंड में हो सकता है वेलोसिटी ज़्यादा चेंज हो रही है। तो एट द एवरेज हमें पता चलता है कि उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है। लेकिन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि एग्जैक्ट उस टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पर उसका एक्सेलरेशन कितना है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ कि 1 सेकंड और 3 सेकंड के दरमियान में उसके जो एक्सेलरेशन है, उसकी एवरेज एक्सेलरेशन जो है वो 4 मीटर पर सेकंड है, पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है ना। तो ये हमने एट द एवरेज बात की, यानी 1 और 3 के दरमियान की बात की। अगर मैं कहूँ कि एग्जैक्ट 2 सेकंड पर उसका एक्सेलरेशन कितना था, तो वो हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो हमारे पास टाइम इंटरवल होता है उसको कम करना पड़ता है, जो पीरियड ऑफ टाइम होता है उसको कम करना पड़ता है, और पीरियड ऑफ टाइम को कम करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा इन पीरियड को छोटा करते चले जाते हैं। यानी अगर ये है हमारे पास 1 सेकंड है और ये 3 सेकंड है और यहाँ दरमियान में इसका 2 सेकंड है, तो इस इंटरवल को इस 2 के बहुत ज़्यादा करीब लाना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा करीब लाना पड़ता है मतलब कि हमें टाइम को के इंटरवल को बहुत कम करना पड़ता है, और इतना कम करना पड़ता है कि इस पॉइंट के ऊपर एग्जैक्ट एक टेंजेंट बना लें, और इस पॉइंट पर जब टेंजेंट बनाएगा तो उस वक्त उसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगी। तो अगर यही जो फार्मूला हमारे पास है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, इसकी जो लिमिटेशन है उस वो है कि जो टाइम है वो अप्रोच करना चाहिए ज़ीरो को। अब ये बात याद रखिए कि टाइम एग्जैक्ट ज़ीरो नहीं होना चाहिए, और ना ही एग्जैक्ट ज़ीरो हो सकता है, लेकिन वो ज़ीरो को करीब तरीन होगा। तो उस वक्त हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगा वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा, और ये हमारे पास इसके फॉर्मूला होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। यहाँ से एक और बात याद रखिएगा कि अगर हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ये दोनों इक्वल हो जाएं, तो उस वक्त जो एक्सेलरेशन होता है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाता है, जब ये इन दोनों की वैल्यू जो है हमारे पास इक्वल हो जाती है। तो ये था कुछ कॉन्सेप्ट हमारे पास एक्सेलरेशन का। तो इसे अगले लेक्चर में हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को बड़ी डिटेल के साथ पढ़ेंगे।